एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी हम करंट अफेयर्स में थोड़ा कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जैसे कि देखिए, एक कोरोना काल की एक दवा थी 2DG। 2DG जो है, इस दवा का नाम है 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो ये कोरोना के इलाज के लिए DRDO द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ याद रखिएगा कि ये DRDO के साथ साथ हैदराबाद की एक लेबोरेटरी थी, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, हैदराबाद के सहयोग से विकसित की गई थी। इस दवा का उपयोग को आपातकाल में अनुमति दिया गया है। होता क्या है इस दवा में कि जैसे मान लीजिए कोई कोविड का मरीज है, बहुत परेशान है, तो उस कोविड मरीज को उस वक्त ये घोल के रूप में दिया जाएगा, और वो जब घोल के रूप में इस दवा को ले लेगा तो फिर जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ रहेगा तो उस पार्ट पर, पूरे इन्फेक्शन वाले पार्ट में वो वहीं तक रुक जाएगा। तो ये एक अच्छी दवा है, और इसको 17 मई 2021 को तत्कालीन उस वक्त के जो स्वास्थ्य मंत्री थे हर्षवर्धन जी, उन्होंने इसको पूरा इसका उद्घाटन किया था। तो ठीक है, तो याद रखिएगा, कोरोना के इलाज हेतु DRDO द्वारा विकसित 2DG क्या रहेगा, 2DG यानी कि 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज इसका नाम है। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो देखिए, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से जब लोगों की मौतें ज़्यादा हो रही थी, तो भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 नामक एक मिशन चलाया गया। और इसमें क्या किया गया कि खासकर सिंगापुर और ब्रुनेई, 2 देश हैं, सिंगापुर और ब्रुनेई से वहाँ से मंगाया गया ऑक्सीजन सिलेंडर, वहाँ से क्रायोजेनिक्स टैंक में से ऑक्सीजन भर के मंगाए गए, वेंटिलेटर आए। तो ये बहुत बड़ा कदम था जो कि किया गया भारतीय नौसेना द्वारा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो INS जलाश्वय जो था वो ये गया और वहाँ से सिंगापुर और ब्रुनेई से ये लेकर आता है विशाखापत्तनम तक, जो चिकित्सकीय सुविधाएं थी उसको ये उपलब्ध कराता है। तो अगला है, इसके बाद देखिएगा INS राजपूत। देखिए INS राजपूत क्या है, INS राजपूत का कार्य आप देखिएगा तो 41 वर्ष बाद ये कार्य मुक्त कर दिया गया है। देखिए, राजपूताना रेजिमेंट था, स्वतंत्रता के समय बाद देखिएगा तो राजपूताना रेजिमेंट में को अंग्रेजों ने भी प्रश्रय दिया था, क्योंकि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें पूर्विया रेजिमेंट बंगाल ने विद्रोह किया था, जबकि उसको दबाने का कार्य राजपूताना रेजिमेंट ने किया था। तो राजपूताना रेजिमेंट, लेकिन ऐसा नहीं था कि राजपूताना रेजिमेंट, चूँकि उस वक्त अंग्रेजों का वर्चस्व था, तो जिसका हितों की सहभागिता थी, तो जिसकी आवश्यकता होती थी वो अंग्रेजों के साथ हो जाता था। लेकिन राजपूताना रेजिमेंट साहसी था, शौर्यवान था। तो उसी राजपूताना रेजिमेंट में सबसे पहले 1980 में विशाखापत्तनम में INS राजपूत नामक पोत को शामिल किया गया था, और उसके 41 वर्ष हो गए, यानी 2021 में उसका कार्य क्षेत्र समाप्त हो गया। हालांकि INS राजपूत का निर्माण यूक्रेन में किया गया था, यूक्रेन से बना हुआ था, बन कर आया था और ये भारत में शामिल हुआ था। तो ठीक है, यानी अगर आपसे पूछिए कि INS राजपूत को कितने वर्ष हो गए, तो 41 वर्ष हो गए, और ये कहाँ से बना था, तो यूक्रेन से बना था। आगे उसके बाद हम चलते हैं, अब सबसे बड़ी घटना, जो कि ये घटना है, आप सुने होंगे PNB घोटाला, नीरव मोदी का नाम सुने होंगे। तो नीरव मोदी के जो मामा जी थे उनका नाम था मेहुल चौकसी। आप देखेंगे, हम यहाँ दिखाते हैं आपको। मेहुल चौकसी जो था वो एंटीगुआ में रहता था। एंटीगुआ दक्षिण, अगर आएंगे अमेरिका में, कैरेबियन सागर में देश है, तो एंटीगुआ में रहता था। और ध्यान दीजिएगा, ये वहीं पर आता था एंटीगुआ, वहाँ से फरार हो गया, और ये मई 2021 में डोमिनिक रिपब्लिक देश में पकड़ा गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो यही जानना है कि फिर बाद में इंटरपोल ने, जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस होती है, उसने मांग किया एंटीगुआ पुलिस से, और उसने नीरव मोदी को वहाँ पर उसको सुपुर्द कर दिया। तो ये नीरव मोदी के मामा मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हो गई। आगे आते हैं, 2 तूफान की बात करते हैं। चक्रवाती तूफान भारत में आया था, एक आया था पश्चिमी तट पर और एक आया था पूर्वी तट पर। देखिए, तो जो पश्चिमी तट पे आया था उसका नाम था टाउकेटे। तो टाउकेटे जो था वो सौराष्ट्र से टकराया था, यानी कि गुजरात तट से टकराया था। 18 मई को 2021 को टाउकेटे गुजरात से सौराष्ट्र टकराया था। जबकि आप देखेंगे तो 23 और 24 मई को
बंगाल की खाड़ी से जो टकराया था चक्रवाती तूफान, उसे यास नाम दिया गया था। यानी सीधा सवाल है, यास टकराया बंगाल की खाड़ी से और टाउकेटे टकराया सौराष्ट्र से, गुजरात से। तो फिर बाद में यही है, सरकार ने भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने 1,000 करोड़ का अंतरिम सहायता का दिया, उसे राष्ट्रीय आपात भी घोषित किया था। तो वो उस वक्त की घटनाएं थी। खासकर आपसे एग्जाम में यही पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में मई के महीनों में 2 चक्रवात टकराए, तो पश्चिमी तट से कौन टकराया? ताउकेटे, या पूर्वी तट से यास टकराया। ये दोनों याद रखिएगा। अब आते हैं हम आगे, इसके आते हैं, देखिए अभी हाल में एक नया यूपी का केस आया था, जो टेट जो परीक्षा है, तो याद रखिएगा टेट की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसको मान्यता आजीवन कर दिया गया। पहले 7 वर्ष था, अब क्या हो गया, अगर कोई टेट पास करता है तो वो लाइफ टाइम के लिए क्या हो जाता है, वैलिड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे चलते हैं। अब देखिए, दूरदर्शन जो है, भारत सरकार जो प्रसार भारती का संचालन करता है, तो दूरदर्शन अब इंटरनेशनल चैनल शुरू करने का प्रस्ताव है। क्योंकि इतने ज़्यादा लोकल चैनल आ गए हैं कि दूरदर्शन का प्रभाव घटा। कोविड काल में तो रामायण महाभारत का प्रसारण किया गया। ये भी पूछ सकता है कि किन 2 पुराने कहानियों को दिखाया गया, तो रामायण को दिखाया गया ना, कृष्णा को दिखाया गया। खासकर रामायण ने बहुत ज़्यादा टीआरपी ग्रहण की थी कोविड काल में। तो याद रखिएगा, दूरदर्शन अब प्रसार भारती के माध्यम से दूरदर्शन द्वारा इंटरनेशनल चैनल शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। उसका नाम रहेगा डीडी इंटरनेशनल। ये सेम रहेगा जो बीबीसी के तर्ज पर तो वर्ल्ड सर्विस है, या फिर अमेरिका का CNN न्यूज है। बीबीसी या CNN जो 2 न्यूज चलते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय, तो वैसे दूरदर्शन भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज चल रहा है। यानी दूरदर्शन का डीडी नेशनल जल्दी शुरू होने वाला है। पूछ सकता है कि कौन सा हाल ही का भारत का चैनल, तो प्रसार भारती शुरू कर रहा है, डीडी नेशनल किया जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है राफेल विमान। तो आप जानते ही होंगे, फ्रांस का बड़ा मशहूर राफेल विमान था। भारत में राफेल आया था, तो राफेल का एक अन्य खेप जो 6 मई 2021 को भारत पहुंचा, इसमें 3 अन्य राफेल विमान थे, तो वो 6 तारीख को फिर राफेल आया। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पश्चिम बंगाल, जैसे कि देखिएगा, वहाँ पर पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित। याद रखिएगा, विधान परिषद यानी कि संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का उल्लेख है। और विधान परिषद का गठन कौन कर सकता है, तो राज्य सरकार के प्रस्ताव पर इसको संसद द्वारा इसका गठन किया जा सकता है। तो विधानमंडल का गठन किया गया 17 मई 2021 को वर्चुअल तरीके से संपन्न बैठक में। वर्चुअल मतलब क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू अलग अलग बैठ के वहाँ के विधानसभा सदस्यों ने वर्चुअल तरीके से ये बैठा और वहाँ विधानमंडल के विधान परिषद के निर्माण का प्रस्ताव किया। पहली बार कोई भी राज्य वर्चुअल तरीके से विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पास किया है, तो वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। हालांकि 1952 में इसे गठन किया गया था, लेकिन 1969 में इसको समाप्त कर दिया गया था। तो विधान परिषद के गठन और सृजन और समापन का अधिकार संसद को दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, सृजन भी संसद कर सकती है और समापन भी संसद करती है, लेकिन विधान परिषद का कभी विघटन नहीं होता है ना, याद रखिएगा। समापन हो सकता है और गठन हो सकता है, लेकिन विघटन नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं। देखिए, इसके पहले देखिएगा, इस 2010 में असम, 2012 में राजस्थान द्वारा भी इस तरह का प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन अभी सारे असम ने भी किया है, राजस्थान ने भी किया, लेकिन प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित है। मैंने आपको बताया था कि संसद के पास ये अधिकार है, न कि राज्य विधानमंडल के पास। राज्य विधानसभा पास करेगा, संसद के पास जाएगा, संसद के पाले में पहुँच गया। अब संसद उसको जब पास करेगा तो वहाँ पर विधान परिषद का सृजन हो जाता है। वर्तमान में अगर बात करेंगे तो 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर को देखेंगे कि 31 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर का जो वर्चस्व था, जो वहाँ एक राज्य का दर्जा खत्म हो गया, वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो वहाँ विधान परिषद खत्म हो चुका है। तो अगर पूछे कि कितने विधान परिषद हैं, तो आप क्या बताएंगे, 6 विधान परिषद। आगे हम बात करते हैं।
इसके आगे हम बात करते हैं, फिर हम आते हैं अगला टॉपिक जो आपका आता है। अब आइए, भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों की शिखर बैठक। फिर देखिए, शिखर वाला वर्चुअल संपर्क, वर्चुअल मतलब इंटरनेट के थ्रू हुआ, यानी भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई। और इस बैठक में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन थे, जबकि भारत की ओर से कौन थे, नरेंद्र मोदी जी थे। यहाँ पर समझौता हुआ भारत सरकार के बीच कई बातों पर, जैसे एक उन्नत व्यापार साझेदारी हुई, 9 विभिन्न समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ये याद रखिए कितने ज्ञापनों पर भारत और ब्रिटेन के बीच प्रधानमंत्रियों की जो वर्चुअल बैठक हुई, कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ, तो आपका उत्तर रहेगा 9 समझौतों पर। फिर है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसी प्रकार देखिएगा, भारत और यूरोपीय संघ की 16वीं शिखर बैठक, ये भी हाइब्रिड तरीके से संपन्न किया गया। 8 मई 2021 को हुआ। इसकी मेजबानी किया पुर्तगाल ने। तो यानी कि अब यूरोपीय यूनियन के सभी 27 देशों के नेता इसमें उपस्थित हुए। पीएम मोदी इसमें अपना बातों को रखे। इसमें वाइस एक तरह से वाइस चांसलर की तरह कार्य किए, मतलब मोदी ने इसमें भाग लिया। कुल 27 देश हैं यूरोपीय यूनियन में, याद रखिएगा यूरोपीय संघ में 27 देश हैं। और इसकी 16वीं शिखर बैठक पुर्तगाल की मेज़बानी में संपन्न हुई, ठीक है ना। तो अध्यक्ष इसके जो थे, अध्यक्षता पुर्तगाल ने किया और मोदी जी इसमें शरीक हुए। पिछला जो हुआ था देखिएगा, इसकी मेज़बानी जो थी भारत को हुआ, भारत ने किया था मेज़बानी, 15वां जो हुआ था। आगे हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। चीन जहाँ, देखिए अभी देखिए जनसंख्या नियंत्रण की बात करें, भारत जहाँ जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहा है, वहीं चीन ने जनसंख्या नियंत्रण में नया परिवर्तन, देखिए उसने परिवार नियोजन नीति में परिवर्तन किया। अब उसने, चीन ने तीसरा बच्चा पैदा करने की भी अनुमति दे दी है। सोचिए 1980 में वहाँ प्रति दंपति एक बच्चे की नीति थी। 2016 में उन्होंने क्या किया, 2 बच्चे की नीति कर दिया। और 2021 में चीन ने कहा कि अब कोई भी दंपति 3 बच्चे पैदा कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि चीन अब वृद्धि की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि भारत में जनसंख्या नियंत्रण। ये पूछ सकता है कि हाल ही में कौन सा देश जनसंख्या परिवार नियोजन में 3 बच्चे की अनुमति दिया, तो आप भारत में करके क्या करेंगे, चीन करेंगे, कि भारत में 2 बच्चों की अनुमति की बात चल रही है ना। अब आगे बात करते हैं। 7वीं जो जनगणना का परिणाम जो वहाँ का आया है चीन का, वहाँ की कुल आबादी 1 अरब 31 करोड़ और 178 लाख एक के आसपास है लगभग। वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और उनको लगा कि उस अनुपात में आबादी नहीं बढ़ रही है, तो उन्होंने संख्या बढ़ा दी, अपना 3 बच्चे के लिए शुरू कर दी। अब आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। देखिए अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के हैं। ये अब्दुल्ला शाहिद जो मालदीव के हैं, इन्हें यूएन महासभा का 76वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। याद रखिएगा, ये अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री थे। सॉरी गलत हो गया। ये मतलब इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो अफगानिस्तान के जलमाई रसूल भी उम्मीदवार थे, लेकिन जीता कौन, अब्दुल्ला शाहिद। तो अब्दुल्ला शाहिद यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब्दुल्ला शाहिद ये आपके यूएन महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं। नाम है अब्दुल्ला शाहिद, याद रखिएगा अब्दुल्ला शाहिद। देखिए इसके पहले पिछला जो 75वां सत्र हुआ था उसके अध्यक्ष थे वोल्कन वोजकिर, ये तुर्की के थे। वोल्कन वोजकिर जो थे, वोल्कन वोस्किर या वोस्किर, ये तुर्की के थे। इन्होंने ये अध्यक्ष थे। तो पहला 25वां के, लेकिन एग्जाम में 76वां पूछेगा तो 76वां याद रखिएगा, 75वां ने मतलब है 76वां के अध्यक्ष कौन थे, तो अब्दुल्ला शाहिद कहाँ के हैं, मालदीव के हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम बात करते हैं। अभी नेपाल में जानते हैं आप लोग, पुनः वहाँ संसद भंग हो गया है, राष्ट्रपति ने चुनाव दिया है। वहाँ के जो राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी उन्होंने दिया था। हालांकि फिलहाल में अभी 2-4-5 दिन पहले की बात है कि वहाँ पर राष्ट्रपति ने पुनः जो पहली सरकार थी उनको बुला दिया कि भैया आप अपनी सरकार बनाइए। तो नेपाल में अभी ये तख्ता पलट चल रहा है। देखिए फाइनली रिजल्ट कब आता है तो आपको उसके बारे में सूचना दिया जाएगा। अगला है कि मालदीव के
जो मालदीव के अड्डू शहर में भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया गया है। यानी भारत का भी तो वाणिज्यिक दूतावास वहाँ नहीं था, व्यापारिक दूतावास, तो पहली बार मालदीव के अड्डू शहर में भारत का ये वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया गया है। तो ये था अभी तक का करंट अफेयर। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, अगला वीडियो फिर हम कल डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम फिर आएंगे कल शाम 7 बजे करंट अफेयर पर। धन्यवाद।